स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे कुछ पॉलिटी के 3 मार्कर और 6 मार्कर पर। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आप हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, एमपी, हिस्ट्री आदि के नोट्स उपलब्ध हैं। तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान की गई है। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, हम चर्चा करते हैं हमारे पहले 3 मार्कर पर, जो कि है केंद्रीय मंत्री परिषद की संरचना। तो मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं, इस प्रकार से केंद्रीय मंत्री परिषद की संरचना का निर्माण होता है। तो इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वह महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री तो ये केंद्रीय मंत्री के सहायक भी हो सकते हैं और इनका स्वतंत्र प्रभार भी हो सकता है। स्वतंत्र प्रभार का तात्पर्य होता है कि इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। यह जो तीसरा है वह है उप मंत्री। उप मंत्री कैबिनेट व राज्य मंत्री के नियंत्रण में कार्य करते हैं। इस प्रकार से यह मंत्री परिषद की संरचना होती है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वह महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं उनके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं केंद्रीय मंत्री के सहायक और दूसरे होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले। और जो उप मंत्री होते हैं वह कैबिनेट व राज्य मंत्री के नियंत्रण में कार्य करते हैं। अब हमारा जो अगला 3 मार्कर है वह है किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट के अंतर्गत किचन कैबिनेट औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था। 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्री इसमें शामिल होते हैं। इसका जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। अनौपचारिक निकाय मंत्रियों के साथ साथ मित्र व परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अनौपचारिक निकाय मंत्रियों के साथ साथ मित्र व परिवार के सदस्य भी शामिल होते हैं। ब्रिटेन में यह प्रचलित अवधारणा है। ब्रिटेन में यह अवधारणा सर्वाधिक प्रचलित है और किचन कैबिनेट का जो प्रधान होता है वह इसका प्रधानमंत्री होता है। अब है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। नियुक्ति महान्यायवादी, सीएजी और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की शक्ति भी राष्ट्रपति के लिए होती है। तो सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है आर्टिकल 263 के अंतर्गत। महान्यायवादी है आर्टिकल 76 में, सीएजी 148 में और चुनाव आयुक्त है 124 में। तो इस प्रकार से यह राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं। प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति तो ये आर्टिकल 74 और 75 में है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की शक्ति भी राष्ट्रपति को सौंपी गई है। इस प्रकार से यह राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां होती हैं। दोस्तों, आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अभी हमारे जो नोट्स हैं वह बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे नोट्स परचेज करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, एमपी, हिस्ट्री आदि की लिंक प्रोवाइड कराई गई है। तो आप इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर हमारे नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 3000 रुपये में आपको 50 FLTs उपलब्ध कराई जाएंगी। आपकी 50 कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा सिलेक्टेड लोगों के द्वारा। फीडबैक प्रदान किया जाएगा। साथ ही 20 टेस्ट की आपको मॉडल आंसर की प्रदान की जाएंगी। इस प्रकार से हमारी जो मेंस की आंसर सीरीज चलाई जा रही है उसमें सभी तथ्यों को समावेश किया गया है और हमारे जो नोट्स हैं उनमें सब्जेक्ट वाइज सभी सिलेबस के तथ्यों को समावेश किया गया है। तो कहीं आपको अन्यथा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे नोट्स परचेज करते हैं तो। अब हमारा जो अगला 3 मार्कर है वह है संविधान सभा। तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर 1946 में इसका गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर 1946 में इसका गठन किया गया था।
इसकी जो पहली बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो स्थायी बैठक के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो प्रमुख कार्य था वह था संविधान का निर्माण व लागू करना। तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसकी जो दूसरी बैठक हुई थी वह हुई थी 11 दिसंबर को। संविधान सभा का निर्माण व लागू किया गया था। इसका संविधान सभा का जो प्रमुख कार्य था वह था संविधान का निर्माण करना और इसे लागू करना, इसका प्रमुख कार्य था। अब संविधान सभा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो संविधान सभा के प्रमुख कार्य जो थे वह हैं संविधान का निर्माण करना, देश की पहली संसद के रूप में कार्य करना, विदेश नीति का निर्धारण करना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव करना और अंतिम सरकार का गठन करना। इस प्रकार से यह संविधान सभा के प्रमुख कार्य थे। संविधान का निर्माण करना, देश की पहली संसद के रूप में कार्य करना, विदेश नीति का निर्धारण करना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव करना और अंतिम सरकार का गठन करना। इस प्रकार से यह संविधान सभा के प्रमुख कार्य थे। दोस्तों, आप हमारी प्री की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारी जो प्री की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसमें मात्र 1000 रुपये में आपको 100 FLTs प्रदान किए जाते हैं, जिससे आपके 10,000 प्रश्न कवर होते हैं। और दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यही है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ सॉल्व करेंगे तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। इसलिए आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करना ना भूलें। साथ ही हमारे नोट्स भी परचेस करना ना भूलें। हमारे नोट्स बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आप तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नोट्स की लिंक और टेस्ट सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान की गई है। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। और जो पॉलिटी के नोट्स हैं वो अभी आपको मात्र 600 रुपये में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कुछ समय पश्चात वो आपको 700 रुपये में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों, शीघ्र पॉलिटी के नोट्स खरीदें और उन्हें रिवीजन करें, उनको पढ़ें और अपनी सफलता को मुख्य परीक्षा में सुनिश्चित करें। इस प्रकार से अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले 3 मार्कर पर, जो कि है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। संविधान सभा का प्रारूप तैयार करना इसका जो प्रमुख कार्य था। संविधान सभा का प्रारूप करना, अध्यक्ष सहित इसमें 7 सदस्य थे और इसके जो प्रमुख अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। इसने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया, इसका प्रमुख कार्य था। और अध्यक्ष सहित इसमें 7 सदस्य होते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी। अब जो हमारा अगला 3 मार्कर है वह है BN राव। तो BN राव जो थे वो संवैधानिक सभा के वैधानिक सलाहकार थे। यहाँ वैज्ञानिक लिखा है, आप इसको वैधानिक कर लीजिए। तो संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार जो थे वो BN राव थे। 60 देशों की यात्रा की थी तथा वहाँ के संविधान का अध्ययन किया था और संविधान के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस प्रकार से यह BN राव के विषय में संविधान सभा के सलाहकार, 60 देशों की यात्रा की तथा वहाँ के संविधानों का अध्ययन किया और संविधान सभा के निर्माण में इनकी भूमिका सहायक रही। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना से अधिक हो सके आप अन्य लोगों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। इससे क्या होगा कि अन्य लोगों तक भी ज्ञान का प्रसार निःशुल्क रूप से पहुंचता चलेगा और इस प्रकार से ज्ञान का प्रसार करने से हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको फ्री कंटेंट मिलता है, साथ ही वीडियो की फ्री PDF भी प्रदान की जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।